आज हम पढ़ाने वाले हैं ग्रंथियाँ, जो कि बायोलॉजी का चैप्टर है और ये ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ग्रंथियाँ जो है ये हम लोगों का बॉडी के अंदर होता है। तो बॉडी के अंदर किस किस टाइप का ग्रंथि पाया जाता है, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और उसका फुल डिटेल्स जानेंगे कि ग्रंथि आखिर बोलते किसको हैं। तो ग्रंथियाँ हम लोगों को बॉडी में पाया जाता है होता है। ग्रंथियाँ 3 प्रकार का होता है। पहला बहिस्रावी ग्रंथि, दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि और तीसरा मिश्रित ग्रंथि। ये 3 प्रकार की ग्रंथियाँ हम लोगों के शरीर में पाया जाता है। देखिए, हम नोट्स बनाए हैं, इस तरह से हम भी पहले पढ़ाई करते थे। तो ये मेरा नोट्स है जो कि मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से हम लोग, जैसे एग्ज़ाम का टाइम में टाइम ज़्यादा नहीं होता है तो हम लोगों को जल्दी जल्दी रिवीजन करना होता है। तो बुक से कि कौन कौन सा टॉपिक आखिर पढ़े, कौन कौन सा टॉपिक छोड़े, तो ये कन्फ्यूज़न बहुत होता है, जिसकी वजह से पूरा बुक कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि कॉपी में हम लोग अपना नोट्स बनाएं। तो कॉपी में नोट्स बनाएंगे, जितना ज़्यादा नोट्स बनाएंगे तो उतना अच्छा से याद हो जाता है। नोट्स बनाने से एक और फ़ायदा होता है कि उसको कॉपी में जितना लिखा हो उसको बार बार रिविज़न करते रहने से वो एकदम दिमाग में बैठ जाता है। और नहीं तो बुक से पढ़ने से क्या होता है कि बुक से पढ़ तो लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, लेकिन वो टॉपिक किस पेज में था, कहाँ पे था, तो उसको ढूंढने से ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और फिर पढ़ नहीं पाते हैं। जो टाइम बचता है वो भी टाइम ख़त्म हो जाता है, फिर पढ़ाई में मतलब टाइम ही नहीं बचता है। तो इससे बेस्ट टाइप यही है कि जो जो एग्ज़ाम में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है तो उस टॉपिक का नोट्स बना लें और नोट्स बना के उसको कॉपी में लिख लें और लिख के उसको याद कर लें, ताकि वो हमेशा अच्छे से याद रहे और उस टॉपिक को बुक में ढूंढने का भी ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए हम ये सारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम कॉपी में ही नोट्स बना लेते हैं, ताकि उसको हम बार बार रिवीजन कर सकें। तो चलिए हम इसको फिर स्टार्ट करते हैं। ग्रंथियाँ, तो ग्रंथियाँ जो है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला बहिस्रावी ग्रंथि, दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि, तीसरा मिश्रित ग्रंथि। तो बहिस्रावी ग्रंथि किसको बोलते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि जो है हम लोगों बॉडी में ही होता है। ये तीनों ग्रंथियाँ बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, बाहर नहीं। तो बहिस्रावी ग्रंथि किसको बोलते हैं? वो नलिका युक्त होती है। बहिस्रावी ग्रंथि किसको बोलते हैं? जो नलिका युक्त होती है, मतलब जो किसी बॉडी का जो नली है उससे जुड़ा हुआ रहता है। जो बॉडी के नली से जुड़ा हुआ रहता है उसको बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। तो उसमें क्या क्या आता है? तो पहले ये देखेंगे कि बहिस्रावी ग्रंथि में क्या निकलता है, क्या स्रावित होता है। तो बहिस्रावी ग्रंथि में एंजाइम स्रावित होता है। बहिस्रावी ग्रंथि में क्या स्रावित होता है? तो एंजाइम स्रावित होता है। और बहिस्रावी ग्रंथि में क्या क्या आ सकता है? कौन कौन सा ऑर्गन आएगा, कौन कौन सा पार्ट आएगा हम लोग का बॉडी का? तो श्वेत ग्रंथि आता है और यकृत। श्वेत ग्रंथि भी नलिका युक्त होती है और यकृत भी नलिका युक्त होती है, वो भी एक नली से जुड़ा हुआ होता है। अब आते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि में। अंतःस्रावी ग्रंथि वो क्या होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो है वो नलिका विहीन होती है, ये किसी भी नली के साथ जुड़ी हुई नहीं रहती है। इससे हार्मोन स्रावित होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है? तो हार्मोन स्रावित होता है। ये याद रखना है, एग्ज़ाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहिस्रावी ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? तो बहिस्रावी ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? तो एंजाइम। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। अब देखना यह है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, तो उसमें क्या होता है? तो हार्मोन स्रावित होता है इसमें। तो सही हार्मोन जो है वो किस काम में आता है? तो हार्मोन शरीर में वृद्धि और विकास में सहायक है। हम लोगों का बॉडी का विकास जो है किसके कारण होता है? तो हार्मोन के कारण होता है। अगर हम लोगों के बॉडी में हार्मोन है तो जैसा वो हार्मोन होगा तो उस तरह से इसके बारे में हम डिस्कस आगे करेंगे। पहले हम इतना ही समझा रहे कि हार्मोन जो स्रावित होता है, तो हार्मोन क्या काम आता है हम लोगों की बॉडी में? तो शरीर में वृद्धि और विकास में सहायक होता है। हार्मोन जो है वो शरीर में वृद्धि और विकास में सहायक होता है। इसके बाद
अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या आता है, तो पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या आता है, तो पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि जो है वो क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है, क्योंकि ये नलिका विहीन होती है, इसमें कोई भी नली जुड़ी हुई नहीं होती है। इसके बाद आते हैं तीसरी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ये इसमें दोनों टाइप का ग्रंथि होगा। पहला बहिष्स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि, ये दोनों इसमें होता है मिश्रित ग्रंथि में। मतलब ये दोनों काम कर सकती है, बहिस्रावी भी, नलिका युक्त भी हो सकती है, नलिका विहीन भी हो सकती है। इसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित होता है। ये नहीं कि सिर्फ इसमें एंजाइम स्रावित होगा और हार्मोन नहीं, या तो हार्मोन स्रावित होगा और एंजाइम नहीं, इसमें दोनों स्रावित होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि। अब आते हैं तो मिश्रित ग्रंथियाँ क्या हैं, उसमें क्या आ सकता है, तो अग्नाशय क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग एक कॉपी और पेन निकाल के बैठिए और उसको कॉपी में नोट करते हुए जाइए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 1 क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आता ही है, इसलिए इसको लिख लीजिए कॉपी में। इसके बाद आते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि में। अंतःस्रावी ग्रंथि, अब हम पढ़ाएंगे, इसका एक एक डिस्कशन पूरा करेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ किसको बोलते हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथि हम बता दें कि ये नलिका विहीन होती है, इससे हार्मोन स्रावित होता है और हार्मोन जो है शरीर में वृद्धि और विकास में सहायक है। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या क्या आता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि में पीयूष ग्रंथि आता है। अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या आता है, तो पीयूष ग्रंथि आता है। तो पीयूष ग्रंथि जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, आखिर पीयूष ग्रंथि होता कहाँ पे है। हम लोग को बॉडी में तो पीयूष ग्रंथि होता है, पर होता कहाँ पे मिलेगा, तो ये कपाल में होता है। कपाल यानी कि खोपड़ी, माथा में, ये कपाल में होता है। कपाल का स्फेनाइड हड्डी, कपाल में एक हड्डी होता है, उसका नाम क्या है, स्फेनाइड। कपाल का एक हड्डी का क्या नाम है, स्फेनाइड हड्डी है। स्फेनाइड हड्डी का सेला टर्सिका, स्फेनाइड हड्डी है, तो उसका एक गड्ढा, स्फेनाइड हड्डी के नीचे एक गड्ढा है, स्फेनाइड हड्डी है, उसका एक गड्ढा है, स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढा है जिसका नाम है सेला टर्सिका। तो सेला टर्सिका के गड्ढे में ये पीयूष ग्रंथि होती है। तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पे होती है, तो दिमाग में यानी कि सिर में होता है, हेड में। तो और ये किस हड्डी के पास होता है, तो स्फेनाइड हड्डी के पास होता है। स्फेनाइड हड्डी के पास एक गड्ढा होता है जिसका नाम है सेला टर्सिका, वहाँ पे पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। अब ये पीयूष ग्रंथि जो है वो किससे जुड़ा होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होता है, बट वो किससे जुड़ा होता है, तो मस्तिष्क के डाइसैफनॉल से जुड़ा होता है। पीयूष ग्रंथि किससे जुड़ा होता है, तो मस्तिष्क के डाइसैफनॉल से जुड़ा हुआ होता है। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भी बोल सकते हैं कि ये मास्टर ग्रंथि है, या फिर इसको किस नाम से जाना जाता है, तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं पीयूष ग्रंथि का पाली। पाली को इंग्लिश में लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाली को इंग्लिश में लोब। पीयूष ग्रंथि का पाली कितना पाली होता है, तो पीयूष ग्रंथि का 3 पाली होता है। कितना पाली होता है पीयूष ग्रंथि का, तो 3 पाली होता है। फर्स्ट अग्र पाली, सेकेंड मध्य पाली, थर्ड पश्च पाली। इसका इंग्लिश नेम है अग्रपाली का एंटीरियर लोब, मध्यपाली का मिडिल लोब, पश्चपाली का पोस्टीरियर लोब। पोस्ट मीन्स पश्च होता है, एंट मीन्स अग्र होता है, ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। एंट मीन्स अग्र और पाली को बोलते हैं लोब, और इस तरह से इसका नेम याद रख सकते हैं, क्योंकि साइंस में ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड्स ही दिया जाता है, हिंदी वर्ड्स बहुत ही कम देखने को मिलेगा कि हिंदी वर्ड्स क्वेश्चन में पूछा गया। हमेशा इंग्लिश वर्ड्स का ही यूज़ होता है, इसलिए जो भी वर्ड्स होता है यहाँ पे साइंस का जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसका नेम याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसका नेम भी लिख दिए हैं। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, ये भी नाम याद रखिएगा। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये सारा नेम जो है इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रख दिए ताकि आसानी से याद हो सके। अब चलते हैं कि पीयूष ग्रंथि का जो पाली है वो 3 टाइप है उसका। अब इसके टॉपिक पे आते हैं। तो अग्रपाली, अग्रपाली में क्या है, अग्रपाली को
में क्या क्या आता है, तो अग्रपाली में हार्मोन आता है। अग्रपाली में क्या आता है, तो अग्रपाली में क्या आता है, अग्रपाली में हार्मोन्स आते हैं। जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो किस में आते हैं, अग्रपाली में आते हैं। तो अग्रपाली में ये कौन कौन सा हार्मोन आता है, ये सब नेम जो है हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अग्रपाली में हार्मोन STH आता है, TSH ये भी हार्मोन है, SETH, GTH, उसके बाद GTH का 2 पार्ट से FSH, LH। अब ये सब का फुल फॉर्म यहाँ पे हम नहीं लिखे क्योंकि इसका जगह बहुत बड़ा ले लेता और यहाँ पे हम सबको मेंशन करना था सबका नेम को, इसलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं। इसका फुल फॉर्म हम पीछे का पेज में लिखे हैं जो कि हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो यहाँ पर इसमें कौन कौन सा हार्मोन आता है अग्रपाली में, तो ये सब ये याद रखिएगा। मध्यपाली में क्या आता है, तो मध्यपाली में MSH आता है। मध्यपाली में क्या आता है, MSH ये भी हार्मोन है और इसका काम क्या है, तो ये त्वचा की कोशिकाओं में मेलानिन नामक निर्माण करता है। मेलानिन कौन बनाता है, तो MSH क्या बनाता है, मेलानिन बनाता है और ये काला रंग प्रदान करता है। ये त्वचा को काला रंग कौन प्रदान करता है, तो मेलानिन। त्वचा को काला रंग कौन प्रदान करता है, तो मेलानिन त्वचा को काला रंग प्रदान करता है। यह और इसका क्या काम है, तो यह शरीर को पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, शरीर को पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा कौन करता है, कौन सा हार्मोन करता है, तो MSH हार्मोन जो है वो शरीर को पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करता है। अब आते हैं पश्चपाली में। तो पश्चपाली जो है उसमें क्या कौन कौन सा हार्मोन आता है, तो पश्चपाली में ADH हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। पश्चपाली में कौन कौन सा हार्मोन आता है, ADH हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन आता है। ये सारे, तो ये हुआ ग्रंथि का चैप्टर। ये पार्ट 1 है जो कि हम इसमें ग्रंथि का कितना पार्ट्स होता है, उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथि का पार्ट बताएं, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे इसकी पूरा फुल फॉर्म के साथ और ये सब का काम क्या है, ये हम लोग को बॉडी में क्या क्या करने में मदद करता है या इससे क्या स्रावित होता है, तो इसके बारे में डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे।